सभी साथियों को मेरा नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज 9 अगस्त के इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस में गुड इवनिंग एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस। So let us begin with this quick analysis. On the very beginning, we have a very good news regarding the Paris Olympic Games. नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता है और हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल। और अभी अभी भी बहुत उम्मीद है बेहतरी की। अभी आप देखिएगा धीरे धीरे हमारी टीम और बेहतर मेडल्स जीत के आएगी। मूविंग फर्दर टू द आर्टिकल्स, टुडे वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट ये वाला आर्टिकल विनेश जी को लेके है जो इंसिडेंट हुआ है। मैं इसमें नहीं जाऊंगा, आप इसे पढ़ लीजिएगा। वी विल स्टिक टू द मेन आर्टिकल्स विच आर रिक्वायर्ड एज पर करंट रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एग्जामिनेशन। ये आर्टिकल भी मुझे कुछ खास नहीं लगा, सो इट्स टोटली अप टू यू टू गो फॉर इट। मैंने हाईलाइट कर दिया फिलहाल। Before a cut, RBI holds rates steady, maintains stance, path of food inflation will influence policy pivot. In its August meeting, the RBI's Monetary Policy Committee decided to keep interest rates unchanged. जैसे कि हम जानते हैं कि बहुत लंबे समय से RBI ने जो इंटरेस्ट रेट्स है उन्हें स्टेबल रखा हुआ है, चेंज नहीं करा है। RBI डिसीजन कैसे लेता है? RBI लेता है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के माध्यम से। ये 6 लोग की समिति होती है, इसमें तीन के रूप में कमेटी को बांटा जाता है। ये 3 मेंबर्स आरबीआई के गवर्नर्स और उनके आरबीआई द्वारा अपॉइंटेड लोग होते हैं। और 3 होते हैं ये आपके, इनमें से एक गवर्नमेंट की तरफ से होता है, एक हमारा जो मार्केट है वहाँ से एक इंडिपेंडेंट व्यक्ति होता है, मतलब कंपनीज वगैरह हैं आपकी वो अपॉइंट करवाती हैं, और इकोनॉमिस्ट वगैरह होते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का काम क्या होता है? टू ensure that monetary policy of the nation is going on the right track and it is going for the welfare of government as well as the market. सरकार के साथ साथ मार्केट, कंपनीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, इन सब के हित में काम हो। इन्फ्लेशन अनचेक्ड ना जाए, ये ना हो कि हम ध्यान ही ना दें और इन्फ्लेशन कहाँ से कहाँ पहुँच जाए। और कोई भी अगर अलार्मिंग सिचुएशन है जो हमारी इकोनॉमी को असर डाल सकती है, तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के डिस्कशंस के माध्यम से इंटरेस्ट रेट्स को कम ज़्यादा करके हम उस सिचुएशन को हैंडल करने का प्रयास करते हैं, है ना। तो मॉनेटरी पॉलिसी क्या कमेटी का ध्यान इसका किस्सा काम होता है टू चेक द इन्फ्लेशन टारगेटिंग इनका ऑब्जेक्टिव होता है। इसमें गवर्नर होते हैं आरबीआई की टीम होती है, और गवर्नमेंट की तरफ से भी लोग होते हैं, इंडिपेंडेंट लोग भी होते हैं। इसके अलावा कैसे कंट्रोल कर रहे हैं इन्फ्लेशन को, मार्केट को, इंटरेस्ट रेट्स को कम करके डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशन विच दे आर डीलिंग विद, है ना। तो अभी फ़िलहाल हमारे शक्तिकांत दास जी ने कहा है कि चीज़ें ठीक हैं। The headline retail inflation as measured by the Consumer Price Index CPI had risen to 5.8% in June from 4.8% in May, driven by a surge in food prices. Looking ahead, possible moderation in prices in the second quarter is not expected at last. The RBI projects inflation for the full year at 4.5%. तो RBI ने उम्मीद लगाई कि इन्फ्लेशन जो है, मुद्रास्फीति, वो 4.5% पर रहने वाली है पूरे साल में। और आरबीआई समय समय पे ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की रिव्यू मीटिंग्स होती हैं, इसमें इंश्योर करता रहता है कि वो चीज़ों को कंट्रोल में रखा हुआ है कि नहीं है। ऑन द बैक ऑफ हाई फूड इन्फ्लेशन देयर आर एक्सपेक्टेशंस। ओके, in most major economies, central banks either have begun to cut interest rates or are on the cusp of doing so. In June, the European Central Bank ECB cut interest rates. अब यूरोपियन सेंट्रल बैंक होता है, वहाँ का आरबीआई ईसीबी है, उसको ज़रूरत लगती है, उसने इंटरेस्ट रेट्स अपने कम कर दिए। मोर रिसेंटली द बैंक ऑफ इंग्लैंड हैज़ लोअर्ड रेट्स। ठीक है, कोई भी सेंट्रल बैंक होता है वो अपने देश के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही इनमें परिवर्तन लाता है। ठीक है, अगला आर्टिकल जो डूइंग वेल ऑन वेलबींग वाला है, ये हेल्थ एक्सपेंडिचर जो हो रहे हैं आउट ऑफ पॉकेट और एज़ पर डिफरेंट एज ग्रुप्स, उसके बारे में बता रहा है। वो हमारे सामने डेटा प्रेजेंट कर रहा है
कि क्या बर्डन पड़ रहा है इस समय हेल्थ एक्सपेंडिचर्स का, रूरल, अर्बन और डिफरेंट एज ग्रुप्स को लेके। अच्छा आर्टिकल है, बट इसमें डेटा बहुत अच्छा दे रखा है, यू कैन राइट इट डाउन। और मैं इसको सर जूम कर दे रहा हूँ। मूविंग ऑन टू द एक्सप्लेन पेज, यहाँ पे सबसे पहला आर्टिकल है जो कंट्रोवर्शियल ब्रॉडकास्टर्स बिल लाने का प्रयास कर रही है गवर्नमेंट, ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल, जिसके माध्यम से ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और इंडिपेंडेंट यूट्यूबर्स, इन सब को चिंता हो रही है कि कैसे वो काम कर पाएंगे, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं डिजिटल जगत में एक बहुत बड़ा नेगेटिव माना जा रहा है इसे। डिजिटल सेंसरशिप कह रहे हैं जितने भी आपके, चाहे वो इवन प्रेस क्लब ऑफ इंडिया है, न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो तक विरोध कर रही हैं इसका। डिजिटल सेंसरशिप कह रहे हैं इस बिल को। इस बिल में इतनी सख्त कंप्लायंस है, जो कंप्लायंसेस हैं कि आप अब फ्री माइंड से तो अपना कंटेंट अपलोड कर ही नहीं सकते। कोई भी अगर किसी को भी ऑब्जेक्शन होता है आपके आपके कंटेंट पे या कुछ भी होता है, आपको उसे एड्रेस करना पड़ेगा। आपको एक कमेटी रूप में एक रिड्रेसल सेल अपना बनाना पड़ेगा, जिसमें आप उनकी शिकायतों को सुनेंगे। मतलब इसमें कंप्लायंस बढ़ा दिए हैं, जो कि कहीं ना कहीं सेंसरशिप का ही रूप होता है ना, ज़रूरत से बढ़ा देना। अ ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बिल 2024 सर्कुलेटेड अमंग अ हैंडफुल ऑफ स्टेक होल्डर्स। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल जो है, ये पार्लियामेंट प्रॉपर्ली लाया भी नहीं गया, इसको मतलब गिने चुने लोगों के पास ही घुमाया गया है। और ये लीक कैसे हुआ था, ये कुछ आर्टिकल्स हिंदुस्तान टाइम्स ने पब्लिश करे, कुछ इंडियन एक्सप्रेस ने करे, और धीरे धीरे करके ये मैटर बाहर आना शुरू हो गया था। This is an updated version of the draft released publicly in November last year. The revised draft defines a digital news broadcaster in sweeping terms, requires them to have prior registration with the government and prescribes standards for content evaluation. मतलब अब आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। अब आप ऐसे ही अपना यूट्यूब चैनल नहीं खोल लेंगे, आपको पंजीकरण कराना पड़ेगा। कर्व्स और न्यूज़ क्रिएटर्स, जो हमारे यूट्यूबर्स हैं, ध्रुव राठी वगैरह हैं, और बहुत यूट्यूबर्स हैं, आयु न्यू हैं, जो खबर देते हैं, मुद्दों को एनालिसिस करते हैं, द अंधभक्त है, XYZ, इन सब को, जो भी अपने आप ये न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग टाइप चैनल हैं, करंट अफेयर्स के डिस्कशन कर रहे हैं, इन सब को कंप्लायंस करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ में। In 2024 draft, a new category of digital news broadcaster or publisher of news and current affairs content has been introduced, defined as any person who has broadcast news and current affairs program through an online paper, a news portal, website, a social media intermediary, or other similar medium as part of systematic business, professional or commercial activity, but excluding replica e-papers. Systematic activity has been defined as any structured or organized activity that involves an element of planning, method and continuity. मतलब अल्टीमेटली कोई भी अपना कंटेंट ना, अगर सोच समझ के नहीं डाल रहा होगा, तो इस एक्ट के आने के बाद उसको तकलीफ़ हो जाएगी। और इवन ये अब OTT पे भी लागू होने वाले हैं, जो IT रूल्स हैं आपके। Bombay and Madras High Court has stayed Rules 9 subsection 3 1 and 3 of the IT Rules 21 that says news and current affairs publishers must adhere to the code of ethics, citing their adverse impact on press freedom. These High Court orders may serve as a precedent if digital news broadcasters seek a stay on provisions in the broadcasting bill. Creators को लेके क्या है? The revised draft says that a creator who is categorized as a digital news broadcaster must intimate the ministry of their work and existence. They must form one or more content evaluation committees at their own expense and strive to make the committee diverse. The names of the people on these committees must be shared with the government. News creators who do not intimate the government of the details of committee members are liable to be fined ₹50,00,000. मतलब देखिए, अगर कोई भी है, अब जो ज्ञान बांट रहे हैं यूट्यूब पे, हम लोग भी हैं, ऐसे नहीं कर सकते। अब हम अभी क्या हो रहा था कि जो एक सिंगल पर्सन है, उसने जो भी नॉलेज या जो भी इंफॉर्मेशन ली है,
उसको वो डायरेक्टली जाकर यूट्यूब पे पब्लिश कर दे रहा है, अपना चैनल पे अपलोड कर दे रहा है। उसके व्यूज़ कहीं ना कहीं ओरिजिनल हैं, फ्रेश हैं। अब गवर्नमेंट क्या चाह रही है कि ऐसे नहीं होगा। अब इस पूरी प्रक्रिया के बीच में आपको एक अपने अपने खर्चे पे एक कमेटी बनानी पड़ेगी, एक रिव्यू कमेटी। और ये रिव्यू कमेटी ऐसी नहीं हवा में आपने किसी को बना दिया, ये आपको नाम देने पड़ेंगे इसके सरकार को। रिव्यू कमेटी का काम ही ये होगा कि वो आपके कंटेंट को वैल्यूएट करेगी कि क्या ये कंटेंट पब्लिश होना चाहिए, क्या ये नहीं होना चाहिए। अब मान लीजिए कि आप बोले ऐसा कोई दिक्कत नहीं है रिव्यू कमेटी में, कि हमारे दोस्ती तो बैठेंगे, अभी थोड़ी कि हम किसी को लेके आए कहीं और से, हम दोस्त को बिठा देंगे ला के, उसमें क्या जा रहा है। दिक्कत ये आ रही है कि इस एक्ट में अगर आपका कंटेंट में ज़रा से भी कोई दिक्कत लगी गवर्नमेंट को, तो भैया वो उसे डिलीट भी करा सकती है, हटा भी सकती है, जुर्माना भी लगा सकती है और सज़ा भी मिल सकती है आपको। ये यही दिक्कत है कि जो ओरिजिनलिटी और कंटेंट्स की होगी ना, वो ख़त्म हो जाएगी, सेंसरशिप हो जाएगी। कि अब आपको पहले गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि मैं क्या पब्लिश करना चाह रहा हूँ, करूँ ना करूँ। Rationale for regulation: a senior government official said a key reason for the significant changes proposed in 2023 draft was the role that a number of independent content creators played in the run-up of 2024 Lok Sabha polls. In a number of instances, creators made videos on current affairs that made some sensational claims about government, that is senior leaders. That is when it was decided that there has to be accountability for those creators. हम सब जानते हैं कि कौन से क्रिएटर्स की बात यहाँ पे हो रही है। ओवरऑल ऑब्लिगेशन सोशल मीडिया पे रहने वाली हैं। According to draft, online intermediaries such as Facebook, YouTube, and X are exempt from liability for third-party content if the intermediary. और ये इन्होंने क्या करा है, अपने को बचाने के लिए अब देखिए डिप्लोमेसी के खतरे में डाल देंगे। फेसबुक, यूट्यूब, एक्स आप जानते हैं क्या है, यूएससी कंपनीज हैं, इनसे पंगा तो कोई भी लेना नहीं चाहता है। तो उन्होंने इनको साइड में कर दिया है कि भैया अगर आपके प्लेटफॉर्म पे किसी ने कोई पब्लिश करा, हम आपको लायबल नहीं करेंगे इसमें। Limits its functions to providing access to communication system over which information made available by third parties is transmitted or temporarily stored or hosted. Observes due diligence while discharging duties under the Act and observes the prescribed guidelines. Does not initiate transmissions वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी बातें करी हैं इसमें। देखिए इसका लगभग गलत है, इससे हम कहते हैं सेंसरशिप। जब गवर्नमेंट बताने लगेगी कि क्या पब्लिश होना है क्या नहीं होना है, तो दिक्कत है, तो खतरा है ना। अगला आर्टिकल है एक्सप्लेन में, नोबेल लॉरेट्स को लेकर है जो जिन्होंने सत्ता संभाली है देशों की, जैसे कि हाल ही में बांग्लादेश में हुआ है। तो पहला यहाँ पे लेस्टर पियर्सन साहब का नाम है, कनाडा के। पियर्सन वॉज अ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर फ्रॉम 63 to 68 and a leader of the Liberal Party. Despite leading a major minority government, he introduced a national pension plan, broadened the old age security benefits, and laid the groundwork for universal healthcare in Canada. Pearson won Nobel Prize in 1957 for his role in resolving the Suez Crisis. अगला आर्टिकल है, अगला नाम है शख्सियत का, आंग सांग सू की। सू की सर्व एज द de facto head of the Myanmar government from 16 to 21. She rose to prominence as an anti-junta pro-democracy icon in Myanmar in the late 1980s. हालांकि हम जानते हैं कि म्यांमार में उल्टा हो गया कहानी, मिलिट्री ने टेक ओवर कर लिया और उनको हटना पड़ा था आंग सांग सूकी जी को। नेल्सन मंडेला साहब हैं, हर कोई जानता है इनको, बहुत बड़े लीडर रहे हैं। मंडेला सर्व्ड एज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका फ्रॉम 94 to 99. In 62, the anti-apartheid activist was sentenced to life in prison for conspiring to overthrow the government. He spent the next 27 years in prison. After being released in 1990, he negotiated a peaceful end to apartheid over the next 4 years, for which he shared the Nobel Peace Prize with the then President Frederick William de Klerk. और लेश वालेसा हैं पोलैंड में। मतलब ये हिस्ट्री रही है जिन लोगों ने सत्ता संभाली है और नोबेल प्राइज़ के विजेता भी रहे हैं। बाकी आज के लिए रखते हैं, जो भी करंट अफेयर्स यहाँ पर डिस्कस नहीं कर पाए वो वेबसाइट पर डाल दिए, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कल फिर आएंगे नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम एंड हैव अ वेरी वेरी नाइस डे।